नमस्कार। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक्चुअल में कुछ समितियों पर। ये वो समितियां हैं जो पंचायती राज जैसी संस्था को सुदृढ़ बनाने, मजबूत बनाने या यूं कहें कि स्थानीय स्वशासन संबंधी नियम, कानून या प्रावधानों को और बेहतर तरीके से समझने, जानने के लिए बनाई गई थी। ये वो संस्थाएं हैं जो शुरुआत से स्थानीय स्वशासन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण भागों पर जोर देती रही और उनके बारे में सुधार में कौन कौन से कार्यक्रम अपनाए जा सकते हैं वो समझाती बताती रही। तो बिना समय खोए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे फर्स्ट एवर कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी। जब भी पंचायती राज के ऊपर प्रश्न बनते हैं, इस एक कमेटी पर सबसे ज्यादा प्रश्न अब तक आए हुए हैं। दो कमेटियों को आपको खूब ध्यान देना है, एक बलवंत राय मेहता कमेटी और दूसरी अशोक मेहता कमेटी है। और भी जो कमेटी है उन पर मैं चर्चा जरूर करूंगा, लेकिन आप इनसे जुड़े जो फैक्ट हैं उनको आप बिल्कुल भी ना भुलाएं। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी, जिसके कारण नींव पड़ी हमारे पास इस पंचायती राज संस्था की या स्थानीय स्वशासन की अवधारणा की। शुरुआत करते हुए ये जान लेते हैं कि बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 के समय गठित हुई थी, जिसका उद्देश्य क्या था? बहुत सिंपल सा उद्देश्य था। 1952 में लागू हुई सामुदायिक विकास योजना, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उसके बाद राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना जो भारत में लागू करी गई थी, और वैसे तो ये असफल रही थी राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना। तो उनमें क्या कमी रह गई, क्या खामियां हैं, उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है? ये जो सामुदायिक विकास योजना है उसको हम गांव की दृष्टि से और कैसे बेहतर बना सकते हैं, इन सब पर विचार करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई। बहुत विचार करने के बाद बलवंत राय मेहता जी को यह लगा कि ये मॉडल इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि जिम्मेदारी जो है वो सीधे बड़े स्तर से एकदम निचले स्तर पर आ गई है, और जिन व्यक्तियों को इसका जिम्मेदार बनाया गया है, यानी कि स्थानीय स्वशासन संभालने का जिम्मेदार बनाया गया है, ना तो वो ट्रेंड है, उनके पास प्रशिक्षण भी नहीं है। दूसरी एक बड़ी समस्या आ रही थी वित्तीय समस्या, पैसे की जो समस्या है उसमें दिक्कत थी। तीसरी बड़ी समस्या थी विकेंद्रीकरण की, ठीक से बंटवारा नहीं हुआ था कार्यों का। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण होना बड़ा जरूरी था ताकि प्रशासन के स्तरों को समझा जा सके। छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक अलग अलग वर्गीकरण होना बहुत जरूरी था। इन सब बातों को ध्यान में रख करके बलवंत राय मेहता जी ने त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया, यानी कि 3 स्तर का मॉडल होता, नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ, रिस्पेक्टिवली जनसंख्या के आधार पर। तो इसमें उन्होंने जो सुझाव दिया वो थे ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, और तीसरा जिला परिषद। ग्रामीण लेवल पर ग्राम पंचायत, फिर थोड़ी और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र के लिए पंचायत समिति जनपद स्तर या ब्लॉक स्तर पर, और फिर जिला परिषद का सुझाव उन्होंने दिया था। और यही मॉडल जो है वो प्रभावी रूप से लागू भी हुआ, भारत में काफी स्वीकारा गया इस मॉडल को। ज्यादातर अभी भी आप देखें तो त्रिस्तरीय पंचायती मॉडल ही पूरे भारत में लागू है। कुछ एक एक्सेप्शंस है, उनको छोड़ करके हम उन एक्सेप्शंस पर चर्चा आगे करेंगे। बहरहाल त्रिस्तरीय पंचायत का मॉडल बलवंत राय मेहता जी की सिफारिश थी। यह प्रश्न बारंबार आया है, आप इसे ध्यान रखेंगे। कौन से 3 स्तर थे? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। फिर बात करते हैं ग्रामीण विकास के कार्य और योजनाओं को लागू तो करें, लेकिन लागू करें पंचायत के स्तर पर। यह इनका एक और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव था। जैसा कि मैं आपको शुरुआत में ही बोला कि काम होने हैं, ठीक है, पंचायत के लिए काम होने हैं, ठीक है, ग्रामीण विकास के लिए काम होने हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए जिम्मेदार उस क्षेत्र के लोगों को बनाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। कोई उच्च स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति ना तो उतनी काबिलियत से गांव की आवश्यकता को समझ सकता है, ना माहौल को समझ सकता है, और ना भौगोलिक स्ट्रक्चर को जानता समझता है। तो ग्रामीण विकास के लिए जो योजनाएं हैं वो क्या ही बेहतर हो कि गांव के जो अपने लोग हैं, जो पंचायत के लोग हैं, वो उस योजना में कार्य करें। इसलिए इनका ये जो सुझाव है बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण विकास के कार्य और ग्रामीण विकास के लिए बनने वाली योजनाओं को लागू करना पंचायत स्तर पर ही हो। तीसरा, पंचायती राज संस्थाओं को सत्ता का पूर्ण हस्तांतरण करिए। अब सोचिए, अगर
पंचायती राज लागू तो कर दिया जाता, लेकिन उसकी पावर ऊपर बैठे हुए या जिला स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के पास रहती, और अगर कुछ भी काम करना है तो हमें सबसे पहले सूचित करने जाना पड़ता राज्य स्तर पर बैठे हुए या केंद्र स्तर पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को, तो कितना समय इसमें वेस्ट होता। साथ ही साथ उस समय जो विशेष है जब वो काम होना है, अगर वो तय समय पर नहीं हो पाता इस लंबी दूरी के कारण कि हमें केंद्र स्तर पर जाकर एक अलग सूचना देनी है, राज्य स्तर पर जाकर सूचना देनी है, हमारे हाथ में तो सिर्फ काम करना है लेकिन उसकी फ्रीडम नहीं है, तो बहुत दिक्कत होती। तो उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं जब आप बनाओ तो उनको सत्ता का हस्तांतरण भी करो, यानी शासन चलाने का अधिकार भी पंचायत स्तर पर हो। ये तीन चीजें हो गई। संस्थाओं के संचालन हेतु वित्तीय साधन उपलब्ध कराए। अब भाई कोई भी संस्था, ये तो आप सब जानते हैं, आपके घर का एग्जाम्पल ले लीजिए, बिना फाइनेंशियल स्थिति अच्छी हुए किसी योजना को रन कर पाना, संभाल पाना मुश्किल होता है। पंचायत भी ऐसी थी। विकासात्मक कार्य हो या कोई भी योजना हो, अगर आपको उसे चलाना है सुचारू रूप से तो आपके पास वित्तीय समस्या नहीं होनी चाहिए। तो भाई वित्तीय प्रबंधन आप पंचायत के लिए करिए। ये 4 महत्वपूर्ण सुझाव आप निकाल करके ला सकते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी से। त्रिस्तरीय पंचायतों को पूर्ण नियंत्रण दिया जाए, स्वायत्तता दी जाए। अगला कि कोई भी विकासात्मक कार्य पंचायत स्तर पर लागू किया जाए और वित्तीय आधार जो है वो मजबूत किया जाए पंचायतों का। तो ये तो हमारे पास हो गया। इन सबको ध्यान रखते हुए हम पहले भी चर्चा किए हैं, 2 अक्टूबर 1959 नागौर में लागू हो गया राजस्थान, और फिर आंध्र प्रदेश में इसे लागू किया गया। तो ये तो हम पहले समझ चुके थे। अब देखते हैं और कौन कौन सी कमेटी बनी या कौन कौन से और शोध संस्थाएं बनी और उनके क्या उद्देश्य थे। तो अब ये वन लाइनर है, आप इसे याद करें माफी चाहूंगा, ना करें, ये आपके ऊपर है, लेकिन बहरहाल एक सीक्वेंस, एक क्रम हो आपके पास, इसलिए जानकारी दी जा रही है। BR राव कमेटी, इसे आप नेट में सर्च करने का कोशिश करेंगे तो वो BN राव जी के बारे में बताने लग जाता है। संवैधानिक सलाहकार BN राव, बेनेगल नरसिंह राव जी के बारे में बताने लग जाता है। ये वो नहीं है। BR राव पंचायत सांख्यिकी के यांत्रिकरण पर जो स्टैटिक्स वाले मामले थे उसको मशीनाइज किया जाए, ये यांत्रिकृत तरीके से हैंडल किया जाए, ये सुझाव दिया था उन्होंने BR राव कमेटी ने। 1960 में बनी थी। SB मिश्रा कमेटी पंचायत और सहकारी समितियों पर गठित कार्यदल पर विचार करने के लिए बनाई गई थी। सिर्फ नाम से याद करना है आपको, कोई खास मेहनत नहीं करनी है। पंचायत व सहकारी समितियों पर गठित कार्यदल था ये 1961 का। B ईश्वरन दल पंचायती राज प्रशासन पर अध्ययन के लिए बना था। ये केवल एक कमेटी नहीं, एक अध्ययन समूह था जो कि उस संस्था को पढ़ करके समझ करके अपने विचार देता। इसके अलावा GR राजगोपाल कमेटी न्याय पंचायत पर अध्ययन करने के लिए 1962 में। अब देखिए पंचायतों में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य जुडिशियल तंत्र भी होता है। बहुत सारी जगह पर पंचायत को न्यायिक अधिकार भी मिले होते हैं और मिलने भी चाहिए। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों में न्याय का जो एक आधार रहा है वो बहुत शुरुआत से रहा है। फिर चाहे आप मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी तो पढ़े ही होंगे, याद आती है क्या? नहीं याद आ रही है आपको? चलिए मैं आपको थोड़ी सी झलकियां याद दिला दूं, शायद आप याद कर पाएंगे। उसमें जुम्मन शेख और एक क्या था किरदार, अलगू, तो ये 2 किरदार हुआ करते थे, जिसमें एक मौसी थी, खाला थी, जिनके ऊपर वो जो केस चल रहा होता है, जिनके लिए वो केस चल रहा होता है, तो मौसी उसमें एक लाइन कहती, बड़ी खास लाइन थी, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे। अभी तक याद नहीं है आपको? कुछ लोगों के मन में याद आ गई होगी कहानी, स्कूल में पढ़ा था आपने, पंच परमेश्वर की बात कर रहा हूं। तो भाई जुडिशियल जो अधिकार है उस पर विचार करने के लिए एक कमेटी और बनाई गई थी, तो और ये था कि GR राजगोपालन कमेटी 1962। फिर है RR दिवाकर कमेटी, ग्राम सभा की स्थिति की समीक्षा करने के लिए बनाया गया था। इसके अलावा M रामाकृष्णैया अध्ययन दल, ये भी एक अध्ययन दल था, कोई अलग से ऐसे कमेटी नहीं थी जो विचार करती, केवल सर्वे और रिजल्ट के लिए थी। पंचायती राज व्यवस्थाओं के आय व्यय की गणना किस तरह से होती है या कैसे की जानी चाहिए उसके ऊपर 1963 में यह।
सिर्फ नाम से याद करने का कोशिश करिएगा। उसके बाद आई के संथानम कमेटी। के संथानम कमेटी पर प्रश्न आ चुके हैं, तो आप इसे थोड़ा सा एमपी मान लीजिए, मेरी तरफ से आप इसे याद रखिए। के संथानम कमेटी पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय प्रावधान की समीक्षा के लिए, पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय प्रावधान की समीक्षा के लिए के संथानम कमेटी 2 बार बनी और दोनों बार उसने सुझाव दिया। एक बार 65 में बनी थी और इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक बार 63 में भी बनी थी। तो हमारे पास 2 टाइम में है, 1963 भी है और 65 भी है। आपको 65 वाला थोड़ा ज्यादा याद रखना है। के संतानम कमेटी पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय प्रावधानों की समीक्षा के लिए, जाहिर सी बात है वित्तीय प्रावधान जरूरी होते हैं। इसके बाद आते हैं आर के खन्ना अध्ययन दल। यह भी अध्ययन दल था, पंचायती राज संस्थाओं के लेखा अकाउंटेंसी जिसको कहते हैं उसको जांचने समझने के लिए 1965 में। जी रामचंद्रन कमेटी फिर एक पंचायती राज प्रशिक्षण के पर्पस से इसे बनाया गया था और 1966 में यह बनी थी। फिर आई वी रामनाथन कमेटी, भूमि सुधार कार्य में पंचायत की संलग्नता। यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, आप इसे भी आईएमपी में रखिए। वी रामनाथन कमेटी 1969 भूमि सुधार कार्य में। देखिए जो भूमि होती है या जमीन होती है राज्य सूची का विषय है, पंचायती राज भी राज्य सूची का विषय है और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के विकास संबंधी जो भी कार्य होने वाले थे वो पंचायतों के हाथों ही किए जाए, ये जाहिर सी बात थी। और इसलिए भूमि सुधार कार्य में पंचायत की क्या भूमिका होनी चाहिए उस पर वी रामनाथन कमेटी के बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आए थे 1969 में, ये याद रखना है आपको। इसके अलावा एन रामाकृष्णा दल 1972, कोई खास ऐसा नहीं है अलग से। दया चौबे कमेटी 1976 में सामुदायिक विकास पर पंचायती राज की क्या भूमिका होनी चाहिए इस पर उन्होंने अपने विचार दिए थे। इसके बाद की यह कमेटी आपके लिए बहुत जरूरी है, मोस्ट एमपी में से दूसरा आ गया। एक था बलवंत राय मेहता और अगला है अशोक मेहता कमेटी। तो पहली चीज तो यह समझिए कि अशोक मेहता कमेटी क्यों फॉर्म हुई, इसके बनने के पीछे रीजन क्या है। तो यार ऐसा हुआ था कि भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई थी। इससे पहले तक भारत में जितनी भी सरकारें बनी केंद्रीय स्तर पर, यानी जो भी प्रधानमंत्री बनते थे वो सभी कांग्रेस पार्टी से होते थे, कांग्रेस दल के होते थे। हमेशा से देश में कांग्रेस का नेतृत्व रहा इस समय तक। यह पहली बार हुआ था कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार गिर गई थी और उसके बाद जब चुनाव हुए तो जीत करके आने वाली सरकार थी वो जनता दल की सरकार थी। जनता दल सरकार को आप बीजेपी ना समझें, ये अपने आप में एक सेपरेट उस समय दल था। हाँ ये सच है कि वो जनता दल आगे अटल बिहारी वाजपेयी जी के कंधों पर आज की भारतीय जनता पार्टी बनी, लेकिन तब नहीं। तब इसमें कुछ बड़े नाम थे, राम मनोहर लोहिया जी जैसे नाम, जयप्रकाश जी जैसे बड़ा नाम, ये सारे बड़े नाम इसमें शामिल हुआ करते थे। तो वो जो जनता दल थी उस जनता दल की सरकार बनी और मोरारजी देसाई नाम आपने शायद सुना हो, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन करके भारत में सामने आए। अब सवाल ये था कि जनता दल सरकार कांग्रेस से बहुत नाराज थी। भाई सत्ता परिवर्तन भी तो इसीलिए हुआ था, नाराज थी इसलिए। तो जनता दल ने हर वो काम करने का प्रयास किया जो कांग्रेस पहले कर चुकी थी उसको बदल दिया जाए, या कांग्रेस ने जो अब तक किया है उसके कार्यों को उलटने का प्रयास किया जाए। इसीलिए बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों को वापस से समीक्षा में डाला गया और बनाई गई अशोक मेहता कमेटी, क्योंकि वो पंचायती राज संस्थाओं को भी एनालिसिस कराना चाहते थे जनता दल जो थी वो, और इसलिए फिर बनी अशोक मेहता कमेटी। और अशोक मेहता पंचायती राज संस्थाओं को फिर से जीवित करेंगे, इस नाम से उनकी यह कमेटी बनी, पंचायती राज संस्थाओं की पद्धति को पुनर्जीवित करने के लिए। और उन्होंने सुझाव दिया कि भाई द्विस्तरीय होनी चाहिए। त्रिस्तरीय का पहले सुझाव था, अशोक मेहता का द्विस्तरीय, और यह क्वेश्चन भी कई बार आया है। क्या क्या? जिला परिषद और मंडल पंचायत, वो ग्राम पंचायत की अवधारणा को छोड़ रहे थे। जिला परिषद जिला स्तर पर और मंडल पंचायत ब्लॉक स्तर पर, जहां कम से कम 15 से 20 हजार की जनसंख्या या उससे अधिक जो है वहां पर आप बनाए मंडल पंचायत, ये उनका मानना था। बहरहाल ये तो लागू नहीं हुआ और ये अवधारणा रद्द हुई, लेकिन द्विस्तरीय पंचायती मॉडल किसका था? तो अशोक मेहता का मॉडल था, ये आप याद रखेंगे। निर्वाचन व्यवस्था के लिए क्या करें, इसमें कैसे चुने जाएं ये लोग, जिला परिषद का अधिकारी, मंडल पंचायत के प्रमुख,
तो उसके लिए राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी होंगे, जो इसके रिटर्निंग ऑफिसर होंगे, इसके प्रमुख अधिकारी होंगे, और उनकी सलाह पर यह नियुक्ति हो, यह सुझाव दिया गया था। न्याय पंचायत अलग से बनाई जाए, इन संस्थाओं के अतिरिक्त अलग से एक न्याय पंचायत गठित हो, यह सुझाव भी दिया था अशोक मेहता ने। जिला परिषद और मंडल पंचायत के अतिरिक्त हर क्षेत्र में जहां जहां जिला परिषद और मंडल पंचायत हो वहां न्याय पंचायत भी हो, सेपरेट, अलग से, यह भी एक सुझाव था। और राजनीतिक दलों की खुली सहभागिता हो। अब ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, किस संस्था ने राजनीतिक दलों की खुली सहभागिता पर जोर दिया था, यानी डायरेक्ट इंटरफेयर करने पर जोर दिया था, तो वो थे अशोक मेहता कमेटी। यानी इनका कहना था कि पंचायती राज संस्थाओं के होने वाले चुनाव पर राजनीतिक दल खुलकर भाग ले सकें, अपने चिन्ह के साथ बकायदा, जैसे कि सांसद या विधायक का चुनाव होता है, बस उसी तरह से ये चुनाव भी हो सके, ये बात सामने आई थी। तो कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश में लागू भी हुआ कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद चूंकि जनता दल सरकार गिरी कुछ 2-3 साल के अंतर, और वापस से कांग्रेस की वापसी हुई, तो अशोक मेहता की सिफारिशें भी साथ साथ दम तोड़ गई। लेकिन ये 2 कमेटियां बहुत नामी रही, आपको दोनों बहुत याद रखना है, बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता कमेटी। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दांतेवाला कमेटी 1978, खंड स्तर पर नियोजन किस तरह से किया जाए, यानी ब्लॉक स्तर पर किस तरह से आप नियोजन करेंगे उसके ऊपर। हनुमंत राव कमेटी 1984 की, जिला स्तर पर कैसे नियोजन किया जाए इस बारे में विचार के लिए। फिर आई ये कमेटी GV.K. राव कमेटी 1985, महत्वपूर्ण कमेटी आप इसे कह सकते हैं, GV.K. राव, आप इसे याद रखेंगे। नियमित चुनाव होने पर जोर दिया जाए, ये GV.K. राव कमेटी पर था, ये क्वेश्चन आया हुआ है, किस संस्था ने नियमित चुनाव पर जोर दिया था। इसके बाद दूसरा जो है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम में प्रशासनिक व्यवस्थापन किया जाए, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को सीधे सीधे इन्वॉल्व करिए, IAS रैंक के जो अधिकारी हैं वो सीधे सीधे इन्वॉल्व हो, ये भी GV.K. राव कमेटी का सुझाव था। अब इसमें जो प्रॉब्लम आई उसको समझिए, बिना जड़ की घास शब्द सामने आया, मैं इसको थोड़ा समझा देता हूं आपको। भाई बिना जड़ की घास क्या होता है? ये इस तरह की घास होती है जो यूजलेस होती है, खूब फैलती है, अपना एरिया कैप्चर करती है, लेकिन उसका फायदा जमीन को नहीं मिलता है। कैसे? एक्चुअल में घास का मेन काम क्या है? जमीन को कटने से रोकना, वो जो तेज हवा चलती है उससे धूल ना उड़े, मृदा को पकड़ करके रखे, ये एक मेन काम होता है। सोचिए अगर घास बिना जड़ की है तो वो क्या ही काम करेगी, वो तो बस अपना जगह घेरेगी और जब भी तूफान आए, आंधी आए, वो मिट्टी को उड़ जाने देगी। यानी प्रशासनिक अधिकारी इस तरह से इन्वॉल्व हो गए, प्रशासन इस तरह से इन्वॉल्व हो गया, नौकरशाही इस तरह से बढ़ गई, जिसके कारण ब्यूरोक्रेट्स इतने बढ़ गए थे कि पंचायती राज संस्थाओं का हनन होना शुरू हो गया। यानी पंचायती राज संस्थाएं वेस्ट होने लगी और दबाव में आ गई, वहां जनता मुखिया नहीं रह गई, बल्कि वो प्रशासनिक प्रमुख मुखिया बन जाते। इसीलिए बिना जड़ की घास शब्द का प्रयोग किया गया। भाई जबकि पंचायती राज संस्थाओं का मेन उद्देश्य क्या है? राजनीति में लोगों की सीधी इन्वॉल्वमेंट, लोकतंत्र में लोगों का सीधे जुड़ाव। लेकिन यहां क्या हो रहा था? यहां वो अफसरशाही, नौकरशाही सीधे सीधे इन्वॉल्व हो रही थी, यानी लोगों का हक खत्म हो रहा था। इसलिए यहां पर यह शब्द हुआ बिना जड़ की घास। उम्मीद है समझ पाए होंगे। फिर बात करते हैं LM सिंघवी कमेटी, लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी, बहुत महत्वपूर्ण कमेटी 1986, इसे भी IMP में रखेंगे। राजीव गांधी के समय यह बनी थी लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी, पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिकरण के लिए बनी थी। किस तरह से पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में शामिल किया जाए और क्यों जरूरी है संविधान में इसका शामिल होना, इन सब बातों पर विचार करने के लिए LM सिंघवी कमेटी बनी थी। तो इसके बाद अगर देखें तो संविधान में नया खंड जोड़ने का प्रस्ताव इन्होंने दिया था, क्यों नहीं संविधान में बकायदा संशोधन करके एक नया भाग पंचायती राज ही जोड़ दिया जाए, और बकायदा इसी उद्देश्य से 64वां संविधान संशोधन बिल लाया गया। हालांकि फेल हो गया, लोकसभा में तो पास हुआ, राज्यसभा में गिर गया, लेकिन एटलीस्ट शुरुआत तो हुई कि संसद में बात हुई पंचायती राज संस्थाओं के आने की, और एक हद तक तो यह सफल हुआ। 3 चरण होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति जी की सिग्नेचर। पहला चरण एटलीस्ट इसने पूरा किया था इस संशोधन विधेयक में। फिर बात करें आर्थिक संशोधन का प्रस्ताव, इसी में आया था लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी में। संस्थाओं के निर्वाचन, विघटन और कार्य पद्धति के लिए पृथक न्यायाधिकरण बनाया जाए, बहुत महत्वपूर्ण। एक अलग ट्रिब्यून
बने, एक अलग ट्रिब्यूनल बने, एक होता है ना संस्था, एक अलग से बने सेपरेट, जो कि ये काम देखे कि कब पंचायती राज संस्थाएं चुनाव कराएंगी, कब उनका विघटन होगा यानी वो टूटेंगी, और उनका कैसे कार्य पद्धति होगा। इसके लिए बकायदा एक अलग से आप ट्रिब्यूनल बनाइए। ये सुझाव एलएम सिंघवी कमेटी के थे, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव थे। हालांकि ये पूरी तरह से लागू नहीं हो पाए उस समय, ये एक दुखद बात है, लेकिन महत्वपूर्ण था। फिर आया पी के थुंगन कमेटी 1988 का। पी के थुंगन कमेटी संवैधानिक मान्यता के लिए वापस एक बार अनुशंसा करते हुए आया था। त्रिस्तरीय पंचायत का इसने फिर सुझाव दिया, जैसे कि तो ये क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि किस कमेटी ने बलवंत राय मेहता कमेटी को, जो त्रिस्तरीय पंचायत कमेटी की थी, उसकी सिफारिश को स्वीकार वापस से किया था। तो पी के थुंगन कमेटी, ये भी त्रिस्तरीय मॉडल। जनसंख्या के आधार पर आरक्षण भी दिया जाए, यह भी कहा था इसने, और कार्य अवधि 5 वर्ष की हो पंचायतों की, ये बात भी इसी में से आई थी। और 6 माह से अधिक स्थगित ना रह सके पंचायत, यानी अगर कहीं पंचायत के चुनाव हुए हैं और 5 वर्ष का कार्यकाल हुए बिना पंचायत रद्द हो गई, 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया, तो अगले चुनाव 6 माह के भीतर ही करा लिए जाए। जैसे महत्वपूर्ण सुझाव पी के थुंगन कमेटी से आए हैं, जो आज भी एप्लीकेबल है, आज भी लागू है। तो यहां तक तो हो गई कुछ ऐसी कमेटियां जो कि बहुत जरूरी थी, छोटी बड़ी कमेटियां। कुछ एक कमेटी और है, तो आप एक छोटा सा पॉज ले लीजिए, इसी वीडियो में हम उसे भी कवर करने का कोशिश करेंगे। आप एक बार आराम से देखिए बोर्ड में और समझने का कोशिश करिए। तब तक क्या एक जो छोटा सा और हिस्सा है वो भी पूरा कर लेते हैं लगे हाल इसी वीडियो में, कहीं मत जाइएगा। चलिए, तो अभी मैं क्या बता रहा था कि आपको 2 कमेटी और जाननी है, रिमेनिंग है वो बता दे रहा हूं। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे गॉडगिल कमेटी, वीएन गॉडगिल कमेटी। वैसे तो गॉडगिल कमेटी को हम एक और पर्पस के लिए जानते हैं। पश्चिमी घाट, आप सब जानते ही होंगे, पश्चिमी घाट का हिस्सा महाराष्ट्र से लेकर जो तमिलनाडु तक फैला हुआ है, जिसमें केरल में साइलेंट वैली का हिस्सा आता है, शांत घाटी का हिस्सा, उसके बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण सुझाव गॉडगिल कमेटी के आए थे। इसके अलावा और भी गॉडगिल कमेटी का नाम आपने सुन रखा होगा, लेकिन यहां पर पंचायती राज संस्थाओं पर गॉडगिल कमेटी की बात करना बेहद अहम, बहुत जरूरी है। ये समझ लीजिए कि लागू होने से पहले अंतिम बार इस कमेटी के सुझाव सबसे ज्यादा अडॉप्ट किए गए या लिए गए। तो वीएन गॉडगिल कमेटी 1988 में बनी थी। पंचायती राज संस्थाओं को और प्रभावशाली किस तरह से, मोर इफेक्टिव किस तरह से बनाया जा सकता है, इस पर विचार करने के लिए, और इसके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है। आप देखेंगे, पहली चीज तो संवैधानिक मान्यता दिलाई जाए, यानी कि संविधान का हिस्सा बनाया जाए, जो कि हुआ भी आगे चल के। नंबर 2 बहुत जरूरी सुझाव है, 3 स्तर पंचायत का सुझाव इन्होंने भी दिया, जो कि देश में ज्यादातर भागों में लागू हुआ, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। नंबर 3 का सुझाव भी देखें आप, बहुत जरूरी है, SC ST और महिला आरक्षण की बात की गई थी, जो कि अपनाई गई। अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला आरक्षण के प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए पंचायती राज संस्थाओं में वेरिएशन लाने के लिए, और सत्ता किसी एक के पास हमेशा ना रहे, या ग्रामीण क्षेत्रों में जो ऐसा वर्ग है जिसको आज तक अपने प्रतिनिधित्व, अपने अधिकार का मौका नहीं मिल पाया है, उनको भी सामने आने का मौका मिले, ये एक सुझाव बहुत जरूरी था। SC ST और महिला आरक्षण जैसे प्रावधान लागू हुए, वरना होता था कि गांव क्षेत्र है या ब्लॉक क्षेत्र है, यहाँ जो रसूखदार पावरफुल पर्सन होते थे, वो आमतौर पर पंचायत अपने कब्जे में ले लेते और अपने हिसाब से ही चलाते। तो ये ना हो, महिलाओं को भी सामने आने का मौका मिले। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग की स्थापना हो, जो कि बहुत जरूरी थी। पंचायती राज संस्थाओं को वित्त की पूर्ति राज्य वित्त आयोग के माध्यम से होती है, जिस तरह से राज्य को पूर्ति केंद्र वित्त आयोग के माध्यम से होती है या उसकी सलाह पर, उसी तरह राज्य वित्त आयोग के सलाह पर या उसके द्वारा पंचायतों के लिए या स्थानीय स्वशासन के लिए वित्तीय आपूर्ति होती है। और ये अगेन महत्वपूर्ण पॉइंट, राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव की जिम्मेदारी दी जाए। यानी अगर आपसे पूछे कि पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कौन सी संस्था कराती है, तो राज्य निर्वाचन आयोग कराती है, ना कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे वो सलाह थे जो एप्लीकेबल हुए या लागू हुए जब पंचायती राज बाकायदा संविधान का हिस्सा बना। अब बात करते हैं भूरिया कमेटी पर। 1995, ये बाद की बात है, जब सब कुछ लागू हो गया,
तब की बात है। तो इनके क्या सुझाव है, तो इसने पेसा एक्ट लागू करने की सिफारिश की थी। ये एक पॉइंट इसलिए बताना पड़ रहा है आपको क्योंकि पेसा एक्ट अभी एक बार वापस से चर्चा में है। इसको रीडिफाइन किया जाए, वापस से बनाया जाए, इस पर खूब चर्चा हो रही है और इसलिए मेरे तरफ से इसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कमेटी मान करके चलें। भूरिया कमेटी 1995 पढ़ करके ही जाइएगा। क्या है पेसा एक्ट? अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उनके विस्तार संबंधी जो नियम थे, अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम को इसी कमेटी की सिफारिश पर एक्चुअल में लागू किया गया था। किस तरह से वहां प्रावधान होने चाहिए, वहां की जमीन पर क्या हक होना चाहिए, किस तरह से वहां की पंचायत महत्वपूर्ण हो जाती है जब भी बात आए जमीन की खरीदी बिक्री, किसी संस्था के लगने, कोई नए निर्माण कार्य होने पर, इस तरह की बातों में पेसा एक्ट बहुत जरूरी हो जाता है। भूरिया कमेटी की सिफारिश पर भारत में 10 राज्यों में यह लागू है। जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ उनमें से एक है और बहुत सरल है याद करना, कठिन नहीं है। आप अपने पड़ोसी राज्यों को याद करते जाए, यूपी को मत काउंट करिएगा और फिर आपका काम आसान हो जाएगा। सीजी, एमपी, उड़ीसा, झारखंड, इसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। कितने हो गए हमारे पास? 6 हो गए। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना 8 हो गए। इसके बाद क्या बच गया हमारे पास? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो हो गए। ये है वो राज्य जहां लागू है पेसा एक्ट। इतना था आज के वीडियो में। अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये सब कुछ लागू हो सका। तो उस वीडियो का इंतजार करिए। और एक बात और, जिनको ये कंटिन्यू करना है मेरे साथ, पंचायती राज संस्था, इसकी एक साधारण सी फीस है, महज 1000 रुपए इसकी फीस है और इसी में मैं इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व करके आपको पढ़ाऊंगा। जो भी नया इकोनॉमिक्स का डाटा आया है आपको इसके साथ साथ मिलेगा। यानी आप इसी फीस पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वो भी नए आंकड़े सहित पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको रुचि हो, इंटरेस्ट हो, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझसे सीधे सीधे संपर्क कर सकते हैं। बाकी जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है, मेरे स्टूडेंट है, वो सीधे सीधे संपर्क करके गूगल पे या फोन पे के माध्यम से एक सिंपल सा ट्रांजेक्शन करके आप इस पढ़ाई का हिस्सा बन सकते हैं। तो इसके अलावा एक और वीडियो आपको मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट और उसके बाद की पढ़ाई फीस जिनकी आएगी मैं उनके लिए प्रोवाइड करूंगा। एक्चुअल में मुझे भी अपना घर परिवार चलाने के लिए जिम्मेदारियां उठानी पड़ रही हैं और आप समझ सकते हैं कि मार्च से हम भी कोचिंग बंद करके बैठे हुए हैं। तो आप अदरवाइज ना लीजिएगा इसे, बाकी पढ़ाना तो मैं चाहता हूं आपको। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।